हाय एवरीवन, विश यू ग्रोइंग वेल एंड वेलकम टू सुपर एकेडमी। हमारा संसद वाला चैप्टर के एमसीक्यूज चल रहे थे, ठीक है, जिसमें मैंने आपको 100 एमसीक्यूज कंप्लीट करा दिए। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। जितने भी मैंने आपको सीरीज़ में पढ़ाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कराएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएं, ठीक है। ये वाला आज लास्ट लेक्चर होने वाला है एमसीक्यूज के ऊपर, ठीक है। इसमें मैंने आपको 120 के अराउंड एमसीक्यूज आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप पूरे चैप्टर को अच्छे से एमसीक्यूज के साथ रिवाइज करेंगे, ठीक है, और आपका संसद पार्लियामेंट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 100 एमसीक्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है और पूरी उम्मीद से बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट कराया है। आई होप आपके अच्छे से समझ आया होगा। फिर उसके बाद आज शुरू करेंगे 101 क्वेश्चन से, ठीक है। 100 हमारे कंप्लीट हो गए हैं, सभी को अटेम्प्ट करने हैं। कोई क्वेश्चन अगर आपका गलत मार्क हो जाता है तो प्लीज़ उसको एनालाइज ज़रूर कीजिए कि गलत क्यों हो गया, ठीक है। उसके बाद अब शुरू करेंगे अपना क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? कौन सा आर्टिकल है इसमें से जो संसद को अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू करने की शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय समझौते जो केंद्र सरकार द्वारा किए जाते हैं उसको लागू करने के लिए कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है कि किसी भी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू किए जा सकते हैं, चाहे वो राज्य सूची के विषय में क्यों नहीं आते हों, ठीक है। क्योंकि ये विदेशी संबंध से रिलेटेड होते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून, इसलिए इनकी पावर केंद्र सरकार के पास होती है इनको लागू करने की। तो किस अनुच्छेद के तहत संसद को ये पावर दी गई है? किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 253 से केंद्र सरकार को या संसद को शक्तिशाली बनाता है कि आप अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू कीजिए, ठीक है, बिना राज्यों की सहमति के। क्योंकि मैंने आपको बताया ये अंतर्राष्ट्रीयता का विषय है, विदेशी नीति का विषय है जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, इसीलिए राज्य के बिना अनुमति के लागू की जाती है, ठीक। किस आर्टिकल के तहत लागू की जाती है? आर्टिकल 253। नेक्स्ट है, यदि राष्ट्रपति ने संसद को संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी है तो इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा? मैंने आपको बताया था कुछ क्वेश्चंस कंडीशन बेस्ड आते हैं, सिचुएशन बेस्ड आते हैं कि अगर ऐसी कंडीशन हो जाए तो क्या होगा। ये आपकी बुक्स में लिखे रहते हैं लेकिन हम ध्यान से नहीं पढ़ते हैं उनको, क्योंकि कंडीशंस ऐसी पढ़ी जाती हैं, हम फैक्चुअल पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, फैक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा ध्यान देना है, इसके साथ साथ सिचुएशन भी बनाकर पढ़ना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ते हैं, टेस्ट सीरीज पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है किस पोर्शन से किस तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं। अब यहाँ पे ऐसे ही सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर संसद का विघटन होने से पूर्व राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन की घोषणा कर देते हैं तो क्या होगा, ठीक। मैंने आपको पढ़ाया था, जब नोट्स में मैंने बनवाए थे तो मैंने आपको बताया था कि इस तरह की सिचुएशन दो प्रकार से बनती हैं। अगर राष्ट्रपति ने अधिसूचना जारी नहीं करी है, यानी संयुक्त सत्र बुलाने की अधिसूचना जारी नहीं करी है, लोकसभा का विघटन हो गया है, तो लोकसभा वो जो विधेयक है वो लेस्प हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर राष्ट्रपति ने अधिसूचना जारी कर दी है और लोकसभा का विघटन हो गया है, मतलब पहले अधिसूचना जारी हो चुकी है, उसकी घोषणा हो चुकी है, दोनों सदनों में उसकी सूचना जा चुकी है और उसके बाद लोकसभा विघटित होती है, तो संयुक्त अधिवेशन जिस समय जिस दिनांक को जारी किया जाना था, मतलब अधिवेशन आहूत किया जाना था, उस समय पर वो यथासंभव होगा, ठीक है। यहाँ पर यही ऑप्शन राइट है कि अधिसूचना अगर जारी कर दी है ना, पहले जारी कर दी है, बाद में विघटन हुआ है। देखो, अगर बाद में विघटन हुआ है तो संयुक्त सत्र यथा समय आहूत किया जाएगा, लेकिन अगर विघटन पहले हो जाता है अधिसूचना जारी करने के तो वो समाप्त हो जाता है, ठीक। ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने आपको कहा था कि जब मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगी तो उसमें दिखाऊंगी कि ये पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा कि संयुक्त सत्र बुलाया जाएगा क्योंकि उसकी अधिसूचना राष्ट्रपति जारी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनैतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है। राजनैतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है, यानी शून्यकाल का मतलब क्या होता है? मैंने आपको
संसद की कार्यवाही पढ़ाई थी। आर्टिकल 118 में संसद की कार्यवाही दी गई, यानी संसद की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से संचालित होती है। उसमें मैंने आपको प्रश्नकाल, शून्यकाल और विभिन्न प्रकार के मोशन यानी प्रस्ताव बताए थे। उसमें मैंने आपको शून्यकाल पढ़ाया था और बताया था शून्यकाल का अर्थ क्या होता है, उसका समय भी बताया था। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि शून्यकाल को राजनीतिक शब्दावली में क्या कहते हैं। वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होगा, निलंबित प्रस्ताव, स्थगन काल या प्रश्न उत्तर सत्र। शून्यकाल का अर्थ क्या होता है, 0R। क्या होता है, प्रश्न उत्तर सत्र। प्रश्न उत्तर सत्र शून्यकाल में 1 घंटा सांसदों को बिना किसी अधिसूचना के मंत्रियों से प्रश्न करने की छूट दी जाती है या प्रश्न करने का काल दिया जाता है। ठीक है, शून्य जो वर्ड है ये संविधान में उल्लेखित नहीं था, इसका आविष्कार किया गया है। जैसे शून्य का आविष्कार किया गया है, इसी शून्य काल का आविष्कार भारतीय संसद की देन है। ठीक है, शून्य वर्ड मीडिया द्वारा दिया गया है। ठीक है, शून्य वर्ड मीडिया द्वारा दिया गया है, जिसका अर्थ होता है, शून्य काल का अर्थ होता है प्रश्न उत्तर काल, यानी प्रश्न उत्तर सत्र, जिसमें बिना अधिसूचना के संसद के सदस्य मंत्रियों से क्वेश्चन आंसर करते हैं। इसका समय होता है 12 से 1, दोपहर 12 से 1 बजे तक शून्यकाल कहलाया जाता है। फिर इसके बाद है भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी, कब हुई थी, मैंने आपको बढ़ाया था दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में मैंने जब आपको आर्टिकल 108 यानी संयुक्त सेशन या जॉइंट सेशन पढ़ाया था, उसमें बताया था लास्ट में किस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। दहेज उन्मूलन के संबंध में पहली बैठक हुई थी, बैंक सुधार के संबंध में दूसरी बैठक हुई थी और आतंकवादी विरोधी अधिनियम के संबंध में तीसरी बैठक हुई थी। ठीक है, पोटा के संबंध में तीसरी बैठक हुई थी 2002 में। पहली बैठक हुई थी दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। नेक्स्ट है, राष्ट्र हित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधेयक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प पारित किया जाए। IS 2016 मैंने आपको कई बार राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियां पढ़ाई हैं। उसमें मैंने आपको कई बार ही बताया राज्यसभा को कितने प्रकार की विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है, जिसमें एक था आर्टिकल 249, जिसमें राज्यसभा प्रस्ताव पारित करके, ठीक है, संसद को या केंद्र सरकार को कानून बनाने के लिए, राज्य सूची के कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। तो उसी के बारे में पूछा है कि जो प्रस्ताव पारित किया जाएगा राज्यसभा में आर्टिकल 249 के तहत, वो किस बहुमत के तहत पारित किया जाएगा। लोकसभा द्वारा अपने संपूर्ण सदस्यों के साधारण विकल्प द्वारा, ठीक है, लोकसभा द्वारा अपने संपूर्ण सदस्यों के 2/3 कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया जाएगा। राज्यसभा द्वारा अपने संपूर्ण सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित किया जाए। राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाएगा। अभी 2 ऑप्शंस तो आपके ऐसे ही रिमूव हो जाएंगे क्योंकि मैंने अभी आपको हिंट दिया है, ठीक है, कि राज्यसभा की विशेष शक्ति है। राज्यसभा की विशेष शक्ति है, इसलिए लोकसभा वाला प्रावधान इसमें से कट जाएगा। ठीक है, अब बचते हैं 2। अब इसमें से आपको 2 में बताना है कि ये साधारण बहुमत द्वारा या विशेष बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान देने वाले कम से कम 2/3 बहुमत से इसको पारित करती है। इसको विशेष बहुमत बोलते हैं, यानी कि आर्टिकल 249 के तहत जो विधेयक पारित किया जाएगा राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने की जो शक्ति प्रदान की जाएगी वो विशेष बहुमत से पारित की जाएगी। और वो पहले विशेष बहुमत से कहाँ पे पारित होगा, राज्यसभा में पारित होगा। राज्यसभा में पारित होगा, उसके बाद साधारण बहुमत से कहाँ पे पारित हो जाएगा, लोकसभा में। तो आपको ध्यान रखना है, राज्यसभा उसको विशेष बहुमत से पारित करके देगी, किसको, लोकसभा को। ठीक है, तो आंसर कौन सा टिक करेंगे इसमें, आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन मनोनीत करता है। यानी लोक लेखा समिति एक वित्तीय समिति है, स्थायी समिति है। मैंने आपको संसदीय समितियां पढ़ाई थी, उसमें बताया था कि लोक लेखा समिति वित्तीय समिति है, स्थायी समिति है। तो इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष, क्योंकि
वित्त के संबंध में लोकसभा अधिक पावरफुल है और ये एक वित्तीय समिति है, इसलिए इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट है कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्विलित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है तो उसे केवल लोकसभा में प्रारंभ किया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, केवल राज्यसभा में प्रारंभ किया जा सकता है, केवल संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में प्रारंभ किया जा सकता है। ठीक है, मैंने आपको वित्त विधेयक पढ़ाया था, ये वित्त विधेयक के बारे में प्रावधान है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो मैंने आपको बताया था वित्त विधेयक फर्स्ट कौन सा होता है जिसमें 110 यानी धन विधेयक के प्रावधान के साथ अन्य विधेयक भी शामिल होते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था वित्त विधेयक सेकंड यानी आर्टिकल 117 का 3 यानी क्लॉज 3 में वित्त विधेयक सेकंड दिया गया है जिसमें प्रावधान किया गया है कि इसमें संचित निधि पर भारित व्यय होते हैं और आर्टिकल 110 में जो दिया गया है धन विधेयक उसमें कोई भी प्रावधान उसमें शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ विशिष्ट इसकी प्रावधान थे, वित्त विधेयक के कोई विशिष्ट प्रावधान थे जो मैंने आपको बताए थे। ठीक, उसी से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कोई वित्त विधेयक है तो वो कहाँ पारित किया जाएगा, पहले कहाँ प्रारंभ किया जाएगा? कहाँ प्रारंभ किया जाएगा? संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। अब आप ध्यान से समझिए, आर्टिकल 117 वित्त विधेयक का प्रावधान करता है। आर्टिकल 117 में वित्त विधेयक दिए गए हैं। ठीक है, एक होता है वित्त विधेयक फर्स्ट। ठीक है, वित्त विधेयक फर्स्ट जिसमें धन विधेयक यानी आर्टिकल 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक 110 के धन विधेयक और धन विधेयक के साथ अन्य मामले भी शामिल होते हैं, यानी इसमें धन विधेयक में जो जो मामले दिए गए हैं वो भी शामिल होते हैं और धन विधेयक के अलावा जो मामले दिए गए हैं वो भी शामिल होते हैं। अन्य मामले भी इसमें यानी अन्य कर से संबंधित मामले भी इसमें शामिल होते हैं। तो ये वित्त विधेयक फर्स्ट कहलाता है। ये धन विधेयक के समान दो प्रकार से होता है कि पहला प्रकार होता है कि लोकसभा में ही धन विधेयक के समान प्रस्तुत किया जाता है, यानी वित्त विधेयक फर्स्ट लोकसभा से समानता रखता है दो रूपों में। पहला तो ये लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, जैसे धन विधेयक पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, और दूसरा ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है, जैसे धन विधेयक भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाएगा। तो दो रूपों में धन विधेयक के समान क्या रखता है? धन विधेयक से समानता रखता है। दूसरा मैंने आपको बताया था वित्त विधेयक सेकंड। वित्त विधेयक सेकंड, इसमें क्या होता है? इसमें जितने प्रावधान आर्टिकल 110 में दिए गए हैं उनसे अन्य विषय होते हैं, यानी आर्टिकल 110 में जो विषय हैं वो धन विधेयक के जो विषय हैं वो वित्त विधेयक सेकंड में शामिल नहीं होते हैं, इससे अन्य विषय शामिल होते हैं। और इसमें साधारण विधेयक के समान समानताएं होती हैं कि इसे पहले किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और इसको प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। ये धन विधेयक से समानता रखता है, ये साधारण विधेयक से समानता रखता है। इसे किसी भी सदन में यानी वित्त विधेयक सेकंड को जो आर्टिकल 117 के क्लॉज 3 में दिया गया है किसी भी सदन में पुनर्स्थापित किया जा सकता है और क्या राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है जिसमें अनुच्छेद 110 से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय शामिल उसमें सम्मिलित नहीं है, यानी ये वित्त विधेयक सेकंड की बात कर रहा है। और मैंने आपको बताया वित्त विधेयक सेकंड किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, जैसे साधारण विधेयक प्रस्तावित किया जाता है, संविधान संशोधन विधेयक भी दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। अगर ये पहले यहाँ पर अगर नहीं शामिल नहीं होता तो इसका आंसर क्या होता? इसका आंसर बताएंगे। अगर इसमें मैं नहीं को काट दूं तो क्या हो गया? अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित है। ठीक है, विनिर्दिष्ट विषय उसमें सम्मिलित है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसमें आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा में प्रारंभ किया जाएगा, क्योंकि फिर ये किसके समान हो जाएगा? जब इसमें 110 वाले विषय शामिल हो जाएंगे तो ये धन विधेयक के समान हो जाएगा और ये धन विधेयक से समानता रखते हुए पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। क्योंकि इसमें ये विषय शामिल नहीं होते हैं इसलिए धन विधेयक से भिन्न है, साधारण विधेयक के समान है, इसे इसीलिए किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है।
समझ आई आपको एक्सप्लेनेशन? अच्छे से समझनी है, क्वेश्चन को अच्छे से टैकल करना है, उसको एनालाइज करना है अच्छे से, ताकि आपको अगर इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन भी बनता है तो आपका गलत नहीं हो। नेक्स्ट है, संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य है। संसद की लोक लेखा समिति अभी आइए, अभी पढ़ाया था मैंने। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य है शासन के वित्तीय, लेखा, विनियमन, कंट्रोल व ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण करना, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के उच्च पदों पर नियुक्ति करना, नीति के अनुसार वित्तीय प्रावधान का परीक्षण करना, इनमें से कोई नहीं। अभी मैंने आपको बताया लोक लेखा समिति कौन सी समिति होती है? वित्तीय समिति होती है। तो ये क्या करेगी? वित्त से संबंधित मामलों का परीक्षण करेगी और कैग की रिपोर्ट का परीक्षण करेगी। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? शासन के वित्तीय, लेखा और विनियमन करना तथा कंट्रोलर व ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण करना, यानी कैग की रिपोर्ट के आधार पर यह परीक्षण करती है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? संचित निधि पर भारित नहीं है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के वेतन भत्ते, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते, भारत के प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के वेतन भत्ते। संचित निधि पर भारित व्यय जिस पर संसद मतदान नहीं कर सकती। भारत के प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते, भारत के प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते, ये अधिकारी हैं। ठीक है, इनकी स्वतंत्रता इस बात पर आधारित है, किस बात पर आधारित है? बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके जो वेतन भत्ते हैं वो संचित निधि पर भारित किए गए। संचित निधि पर भारित का मतलब यह है इसमें कटौती नहीं की जा सकती, लेकिन इनके वेतन भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, इनके वेतन भत्ते संचित निधि पर भारित हैं, इसलिए इनमें कटौती नहीं की जा सकती। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? भारत के प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते। भारत की संसद में होते हैं, संसद के अंग पूछे हैं यहाँ पर। ठीक है, संसद के अंग आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि संसद के अंग पूछे गए हैं या संसद के सदन पूछे गए हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। कौन कौन होते हैं भारत की संसद में? राष्ट्रपति होते हैं, राज्यसभा होती है और लोकसभा होती है। तो कौन होगा? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। उपराष्ट्रपति कार्यपालिका है, उपराष्ट्रपति कार्यपालिका में शामिल होते हैं, लेकिन भारत की संसद में कौन शामिल है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा उस पर कोई कार्यवाही नहीं करती है। कितने दिनों तक? 10 दिन, 14 दिन, 15 दिन, 16 दिन, बहुत बार पढ़ाया है मैंने आपको। ठीक है, अगर राज्यसभा 14 दिन तक धन विधेयक पर कार्यवाही नहीं करती है, ठीक है, तो वो स्वतः दोनों सदन से पारित माना जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 14 दिन। इसके बाद है, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों के सार्वधानिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? आर्टिकल 112 में पूछा गया है कि लोकसभा में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनका सार्वधानिक प्रतिनिधित्व यानी अधिक से अधिक उनका प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है, यानी जो मैक्सिमम प्रतिनिधित्व है वो संसद द्वारा उनको कितना दिया गया है? 15, 20, 25, उपरोक्त में से कोई नहीं। मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, जब आपको लोकसभा वाला चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि लोकसभा में जो मैक्सिमम क्राइटेरिया दिया गया है सीटों का वो कितना है? 550। 550 अधिकतम संख्या हो सकती है, ठीक है, वर्तमान में, जिसमें से 530 स्टेट से होते हैं, यानी राज्यों से, राज्यों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। तो कितने अधिकतम सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं? 20। 550 अधिकतम है, जिसमें से 530 राज्यों से चुने जाएंगे और 20 कहाँ से चुने जाएंगे? केंद्र शासित प्रदेशों से। पहले 552 था, 2 अंगल भारतीयों का प्रावधान अब समाप्त कर दिया गया है। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है?
सेम क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। मैंने आपको बताया कि राज्यसभा की जो विशिष्ट शक्तियाँ हैं बहुत बार पूछी गई हैं। ठीक, मैंने आपको कई बार बता दिया। आर्टिकल 249 उसकी विशिष्ट शक्ति है और 312 उसकी विशिष्ट शक्ति है। यहाँ पर है एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना, यानी आर्टिकल 312 ये किसकी, राज्यसभा की विशिष्ट शक्ति है कि वो नई अखिल भारतीयों का सृजन कर सकती है। फिर इसके बाद है प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है। यह प्राक्कलन समिति का कितने समय के लिए उसका गठन किया जाता है। प्राक्कलन समिति एक स्थायी समिति है। संसद की जो समितियां हैं मैंने उसमें आपको बताया था। ठीक है, वित्तीय समितियां होती हैं हमारी 3 प्रकार की होती हैं, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक लेखा समिति और उसके बाद क्या, प्राक्कलन समिति। ठीक है, प्राक्कलन समिति तो ये एक स्थायी समिति है जिसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति सर्वाधिक सबसे बड़ी संसदीय समिति है जिसमें 30 सदस्य होते हैं। 30 के 30 कहाँ से होते हैं, लोकसभा से होते हैं। ये क्या करती है, बजट का आकलन करती है। तो इसका कार्यकाल कितना होता है, 1 वर्ष का। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ क्या है। संसदीय शासन यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हमने अपनाया है उसका सबसे बड़ा लाभ क्या है। कार्यपालिका विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। यह नीति की निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता। संसदीय शासन प्रणाली का क्या प्रमुख लाभ है या क्या प्रमुख लक्षण है। कार्यपालिका विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप में कार्य करते हैं। स्वतंत्र रूप में संसदीय शासन व्यवस्था में कार्य करते हैं या अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्य करते हैं। ये अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का गुण है। ठीक है, कि इसमें कार्यपालिका और विधायिका दोनों पृथक रहते हैं। तो ये वाला आंसर आपका गलत हो जाएगा। नीति की निरंतरता प्रदान करता है और ये अधिक दक्ष है, ये भी नहीं है। फिर इसके बाद कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था संसदीय शासन प्रणाली का मेन जो कॉन्सेप्ट है शक्तियों का पृथक्करण और इसके बाद कार्यपालिका और विधानमंडल के प्रति उत्तरदायित्व। ठीक है, तो ये संसदीय शासन प्रणाली का सबसे बड़ा गुण है, यह शासन प्रणाली का लाभ है। क्या है कि कार्यपालिका विधानमंडल या विधानसभा विधानमंडल या विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहती है। विधायिका यानी कि हमारी संसद के प्रति कार्यपालिका उत्तरदायी होती है। भारत की संसद किसके और किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों पर नियंत्रण रखती है। स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल, अनुपूरक प्रश्न। सही उत्तर बताना है। संसद मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण किसके द्वारा रखती है। कार्य स्थगन प्रस्ताव। ठीक है, जब कोई इमरजेंसी का विषय हो तो संसद की कार्यवाही को रोककर उस विषय पर चर्चा की जाती है, उसे बोलते हैं कार्य स्थगन प्रस्ताव। यानी जो कार्य चल रहा है उसको स्थगित करके महत्वपूर्ण अनिवार्य विषय पर, इमरजेंसी के विषय पर चर्चा करना। ठीक है, इसके द्वारा संसद मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखती है। फिर इसके बाद होता है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल का तो मतलब ही होता है मंत्रियों से प्रश्न करना। ठीक है, मंत्रियों से प्रश्न करने का मतलब क्या होता है, उन पर नियंत्रण रखना, जो वो कर रहे हैं उसके लिए वो उत्तरदायी हैं और उसके ऊपर उनको आंसर करना चाहिए। फिर अनुपूरक प्रश्न यानी प्रश्न करना, तो सेम पैटर्न हो गया कि उनसे प्रश्न उत्तर करना ताकि जो उन्होंने करा है उसकी नीतियों के वो स्पष्टीकरण दे। तो इन तीनों के द्वारा संसद उन पर नियंत्रण रखती है। तो आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। इसके साथ हमारी बहुत लंबी सीरीज़ संसद की और MCQs की वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं और सारे जो MCQs मैंने कराए हैं उनको तो करना ही है। इसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज़ भी सॉल्व करनी है ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा है जो मुझसे छूट गया है वो आपका कंप्लीट हो जाए। वैसे मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको कंप्लीट कराए, कोई भी पोर्शन छोड़ा नहीं है। ठीक है, इसको कंप्लीट करना है, नोट्स भी बनाने हैं। थैंक यू सो मच।